हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में डीके जी के एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें मैंने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, बताना आपके कितने सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइमन कुजनेट्स को ही राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। साइमन कुजनेट्स को इनके लिए जिन्होंने इन्होंने राष्ट्रीय आय लेखांकन का इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी उसमें, तो इनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कुजनेट्स को ही राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक में भारत के विकास के लिए कितने वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक में भारत के विकास के लिए कितने वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, कैस कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। अगर मैं बात करूँ प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक, तो ये किसने लिखी है दोस्तों? एग्जाम में आ चुका है, विश्वेश्वरैया जी की पुस्तक है दोस्तों ये, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है विश्वेश्वरैया जी। तो अभी आ सकता है दोस्तों कि जो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक है, इसमें भारत के विकास के लिए कितने वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों। और इसकी बात करूँ तो दोस्तों, जो भारत में जो आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्तुत सर्वप्रथम 1934 में ही विश्वेश्वरैया जी ने इस पुस्तक में गया था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक में 1934 में आई थी दोस्तों ये पुस्तक। और इसमें जैसे कि मैंने बताया कि 10 वर्षीय विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था इसमें भारत के विकास के लिए। और जैसे कि राष्ट्रीय नियोजन समिति भी है दोस्तों, एक जो 1938 में बनी थी राष्ट्रीय नियोजन समिति, उसकी अध्यक्षता की थी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और मैं बात करूँ बॉम्बे प्लान की, तो बॉम्बे प्लान मुंबई में आया था, 1944 में आया था दोस्तों। बॉम्बे प्लान आया था 1944 में मुंबई में। इसमें हमने 8 उद्योगपति द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों बॉम्बे प्लान। इसमें 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया था 1944 में। क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि बॉम्बे प्लान कब आया था, तो 1944 आंसर है। और इसका आंसर क्या है? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक में भारत के विकास के लिए कितने वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्षीय कार्यक्रम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसने किया था? गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमन नारायण जी ने ही गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नोट करिए, बहुत बार पूछा है इसको। गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसने किया था? उसका आंसर है श्रीमन नारायण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चौथा, शानदार निष्क्रियता की नीति किस वायसराय के द्वारा अपनाई गई? शानदार निष्क्रियता की नीति किस वायसराय के द्वारा अपनाई गई दोस्तों, बताइए। सोचिए क्या इसका आंसर। शानदार निष्क्रियता की नीति किस वायसराय के द्वारा अपनाई गई? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, सोचिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा ही शानदार निष्क्रियता की नीति अपनाई गई। शानदार निष्क्रियता, लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुदुचेरी का क्षेत्र किन राज्यों में विभाजित है दोस्तों? पुदुचेरी का क्षेत्र किन राज्यों में विभाजित है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए। आपको तो पता है पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, तो ये किन राज्यों में विभाजित है दोस्तों, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में पुदुचेरी राज्य विभाजित है। पुदुचेरी का क्षेत्र हो गया तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। और आपको तो पता ही है कि पुदुचेरी 1954 तक
फ्रांस के अधीन था। तब इसे हमने फ्रांस से ले लिया गया। 1954 तक फ्रांस के अधीन था ना पुदुचेरी। और जैसे कि पुदुचेरी मैंने बताया आपको कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में है। पुदुचेरी जिला और कारिकल जिला तमिलनाडु में स्थित है और माहे केरल में स्थित है और जनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सांगला घाटी स्थित है। सांगला घाटी स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, मिजोरम में है, सॉरी हिमाचल में है या लद्दाख में है? सांगला घाटी स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नहीं है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में ही है दोस्तों सांगला घाटी। और इसका अन्य नाम है, इसका अन्य नाम है दोस्तों, सांगला घाटी को हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है बास्पा घाटी। तो एग्जाम में बन सकता है कि बास्पा घाटी कहाँ स्थित है। बास्पा आए या सांगला आए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों सांगला घाटी। और एक मिलता जुलता नाम है मालना घाटी दोस्तों। एक नाम है मालना घाटी। अगर मालना घाटी आएगा तो दोस्तों ये कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और जो मालना घाटी है ना हिमाचल प्रदेश में, इसको वहाँ स्थानीय नाम इसका एक इसे मतलब छोटा यूनान भी कहते हैं। वहाँ पे जो मालना घाटी है ना, इसको वहाँ पे छोटा यूनान भी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा द्वीप सबसे दक्षिण में स्थित है दोस्तों? बताइए कौन सा द्वीप सबसे दक्षिण में स्थित है? अब जल्दीबाजी में आप दक्षिण समझ के इसे दक्षिण अंडमान मत कर देना दोस्तों, जो कि गलत है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लिटिल जो सबसे दक्षिण में जो अंडमान निकोबार जो द्वीप आइलैंड है, वहाँ पे जो सबसे दक्षिण में है वो है लिटिल अंडमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। अगर में जो दिया जाए तो क्रमशः उत्तर से अगर दक्षिण में आएंगे तो हम पहले आएगा आपका उत्तरी अंडमान, फिर आएगा आपका मध्य अंडमान, फिर आएगा आपका दक्षिण अंडमान, फिर आएगा आपका लिटिल अंडमान। ठीक है, ऐसा है। अगर आता है कि नॉर्थ से साउथ में लगाइए तो पहले क्या आएगा? उत्तरी अंडमान, फिर आएगा मध्य अंडमान, फिर आएगा दक्षिण अंडमान, तो तब आएगा लिटिल अंडमान। आंसर क्या है इसका? दक्षिण में कौन है? लिटिल अंडमान स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र कहाँ मिलेगा आपको? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, अराकीमेडु नामक प्राचीन पत्तन कहाँ स्थित है? अराकीमेडु नामक प्राचीन पत्तन कहाँ स्थित है दोस्तों? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी में स्थित है। मतलब पुदुचेरी का जो अराकीमेडु नामक प्राचीन पत्तन पुदुचेरी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर दोस्तों, बी इसका आंसर। पुदुचेरी में स्थित है अराकीमेडु नामक प्राचीन पत्तन। और ये बहुत पुराना पत्तन है, लगभग 2200 से 1900 साल पुराना ये पत्तन है, जो एक गोदाम की तरह ही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह रंगीला। नाम सुना होगा, रंगीला बादशाह भी कहा जाता है मोहम्मद शाह को, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और अंतिम मुगल शासक भी था ये, और नाम लिखा है यहाँ पे मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक तो था मोहम्मद शाह रंगीला। अगर आ जाए कि मोहम्मद सिंहासन को किसने बनाया था, तो आंसर क्या है? शाहजहाँ ने बनाया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि मयूर सिंहासन को
किसने बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। इसका आंसर फिलहाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह ही था अंतिम शासक जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था दोस्तों, बताइए। अहमद शाह अब्दाली ने कितने बार भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 बार अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। कितने बार किया था? 8 बार आक्रमण किया था। अब नाम आ गया अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली का जो वास्तविक नाम है ना दोस्तों, यह है अहमद खां। क्या नाम है? अहमद खां। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम है अहमद खां। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? जहाँ सबसे ज़्यादा डाकघर है, बताइए दोस्तों, कहाँ पर पाया जाता है? चीन में, भारत में, हांगकांग में, कनाडा में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ दोस्तों, भारत में ही है सर्वाधिक डाकघर। विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश है भारत। और अगर आ जाए सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश आ जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? हांगकांग में है। ठीक है, सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश है हांगकांग और विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश है भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वायसराय एक उपन्यासकार, एक निबंध लेखक भी था और साथ ही साहित्यकार भी था? बताइए। बहुत यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा टफ होगा क्वेश्चन आपके लिए। इनमें से कौन सा वायसराय एक उपन्यासकार, एक निबंध लेखक, एक साहित्यकार था? बताइए। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, लॉर्ड लिटन था, जो उपन्यासकार भी था, एक निबंध लेखक भी था, एक साहित्यकार भी था। साहित्य के क्षेत्र में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड लिटन को साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसे कहा जाता है ओवन, नोट करिए दोस्तों, ओवन मेरेडिथ। साहित्य के क्षेत्र में लॉर्ड लिटन को कहा जाता है ओवन मेरेडिथ। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन ही था, जो एक उपन्यासकार भी था, एक निबंध लेखक भी था और एक साहित्यकार भी था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1759 में ही डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हुआ। जब इनका पतन हुआ तो अंग्रेजों और डचों के बीच में एक युद्ध हुआ था दोस्तों, फेमस, उसका नाम है वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध के साथ ही डचों का पतन हो गया दोस्तों भारत से। ठीक है, वेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संथानम समिति की सिफारिश पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। संथानम भ्रष्टाचार निवारण समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना सन 1964 में की गई थी। और इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला था दोस्तों, पता है? इसे संवैधानिक दर्जा मिला था 2003 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था 2003 में। और स्थापना कब हुई थी? 1964 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथानम समिति की सिफारिश पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांगलो कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? चांगलो कहाँ का लोक नृत्य है? बताइए, चांगलो कहाँ का लोक नृत्य है? चांगलो है दोस्तों नागालैंड का लोक नृत्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड का लोक नृत्य है चांगलो। अखरोट का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? अखरोट का अग्रणी उत्पादक राज्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में
अधिक अखरोट होता है दोस्तों? अखरोट का अग्रणी उत्पादक राज्य है कर्नाटक, ये आंसर। डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ एशिया? ये कहा जाता है मुंबई को। डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता है मुंबई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है दोस्तों? बताइए, इसमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? बताइए, इसमें से एक आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंपास। क्योंकि पंपास एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। बाकी सब लानोज, पार्कलैंड, कंपोज, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, ठीक है। और जो पंपास है ना, वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है दोस्तों। पंपास एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है कब? दो दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। लास्ट क्वेश्चन है, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 21वां क्वेश्चन है, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में स्थित। तो दोस्तों ये थे, मैंने यहाँ 21 क्वेश्चन लिए थे। इसमें जनरल नॉलेज के आपके कितने सही हुए। ऐसे ही सीरीज़ चलती रहेगी, आप हमारे साथ बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर आपके 15 से ऊपर सही हो रहे हैं, क्योंकि इसमें 21 क्वेश्चन थे, तो इट मीन्स आप तैयारी अच्छी है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके एग्ज़ाम हॉल में। थैंक यू दोस्तों।